हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उत्थान क्लासेस में। मैंने आज आपके लिए एक नई पहल की शुरुआत की है, जो साइंस की क्लास की है, जो आपकी पढ़ाई में बहुत ही मददगार साबित होगी। यकीन मानिए, यह वीडियो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही उपयोगी साबित होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। यह क्लास 9th की प्रथम चैप्टर है, हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। चलिए जानते हैं सर्वप्रथम हम कि आखिरकार ये पदार्थ होता क्या है। ऐसी वस्तुएं जिनमें कुछ द्रव्यमान होता है, आयतन होता है तथा जो कुछ स्थान घेरती हैं, पदार्थ कहलाती हैं। यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और जो कुछ स्थान घेरती हैं वही पदार्थ कहलाती हैं। सरल भाषा में कहें तो ऐसी वस्तुएं जिनमें कुछ द्रव्यमान होता है, आयतन होता है तथा कुछ स्थान घेरती हैं, पदार्थ कहलाती हैं। जैसे हमारे चारों तरफ की वस्तुएं, लाइक पत्थर, लकड़ी, पशु, रेत के कण भी, यहाँ तक कि पानी एक बूंद भी पदार्थ है। मैं आपको बताता चलूँ कि पदार्थ के कण अति सूक्ष्म कण होते हैं, जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यहीं पर एक बताने वाली चीज़ है कि जो भी पदार्थ होता है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, बहुत ही सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि जो भी पदार्थ होते हैं वह सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है आपके, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये वाला पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में जानते हैं। पदार्थ की कुछ अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं ये भी हम जानते हैं। आगे चलते हैं। पदार्थ की मुख्यतः 5 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की मुख्यतः 5 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 ठोस, नंबर 2 द्रव, नंबर 3 गैस, नंबर 4 प्लाज्मा और नंबर 5 बोस-आइंस्टाइन। लेकिन हम इस क्लास में केवल पहली 3 ही अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, ठोस, द्रव और गैस। इन सब के बारे में ही पढ़ना है। और जो आगे की क्लास में जब आप जाएंगे और 12th के बाद, तो प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें केवल 3 वस्तुओं के बारे में पढ़ना है, 3 पदार्थों के बारे में पढ़ना है। चलिए तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम प्रथम अवस्था लेते हैं ठोस। पदार्थ की प्रथम अवस्था लेते हैं ठोस। अब जानेंगे कि ठोस क्या होता है, कैसे पहचानेंगे कि आखिरकार वस्तुएं ठोस हैं, द्रव हैं या फिर गैस हैं। तो चलिए पता करते हैं। ठोस, नंबर 1 ठोस, ऐसी वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान हो, निश्चित आयतन हो और साथ ही निश्चित आकार हो, ऐसी वस्तुएं ठोस कहलाती हैं। यहाँ पर मेंशन किया हुआ है ये पदार्थ की अवस्थाएं। ठोस अवस्था। अब हम जानेंगे ठोस के बारे में। ऐसी वस्तुएं जिनमें कुछ द्रव्यमान होता है, आयतन होता है निश्चित और साथ निश्चित आकार भी होता है, वही वस्तुएं ठोस कहलाती हैं। जैसे पत्थर, कील, किताब, लकड़ी आदि। ऐसी वस्तुएं बल लगाने पर टूट सकती हैं, लेकिन इनके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अतः आकार स्टेबल ही रहता है, हमेशा निश्चित ही रहेगा। ऐसी तो हम, जैसे मान लीजिए आप कोई ईंट लीजिए, उदाहरण के तौर पर ईंट लीजिए और उस पर बल लगाइए, वो टूट सकती है, बीच में से टूट जाएगी। एक सीमा ऐसी आएगी, आप ज़्यादा बल लगाएंगे तो टूट जाएगी, लेकिन उसके आकार में कोई चेंज नहीं आएगा, आकार वही रहने वाला है। तो इसीलिए कहा गया है इसमें कि आयतन और आकार निश्चित रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 है द्रव। द्रव अवस्था। द्रव अवस्था क्या होती है, चलिए द्रव अवस्था के बारे में भी जान लेते हैं। द्रव ऐसे पदार्थ जिनमें द्रव्यमान होता है, निश्चित आकार, आयतन भी होता है
परंतु उनका आकार निश्चित नहीं होता। अर्थात आप किसी भी द्रव को जिस बर्तन में डालेंगे वह उसी आकार का रूप ले लेगा, जैसे दूध, जूस, पानी और बहुत सारे लिक्विड फॉर्म। जैसे आप एक गिलास पानी लिए, उदाहरण के तौर पर एक गिलास पानी लीजिए, तो वो जब शेप होगा पानी का तो वो एक गिलास के स्वरूप में होगा। लेकिन जब आप किसी बड़े बर्तन में, थाली में या फिर किसी बाल्टी में उस एक गिलास पानी को उड़ेल देंगे तो वह उसी का आकार का हो जाएगा। इसके कहने का मतलब ये है, सेंस यही निकलता है कि उसमें पदार्थ में द्रव्यमान तो होता है, उसका आयतन भी निश्चित होता है, लेकिन उसका आकार निश्चित नहीं होता। मुझे लगता है आपकी समझ में आ गया होगा। नंबर 3 के बारे में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। गैसीय अवस्था। नंबर 3 तीसरी अवस्था है गैस फॉर्म। तो नंबर 3 ऐसे पदार्थ जिनमें द्रव्यमान हो परंतु उनका आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित हो, गैस कहलाती हैं। जैसे आपकी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, आपके घर में सिलेंडर में यूज़ होने वाली गैस एलपीजी और सीएनजी, ये सभी गैस हैं। इनकी खास बात यही है कि इनका आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित होता है। जैसे आपने देखा होगा, जब हम गैस भरवाते हैं, आपके घर पर सिलेंडर तो ज़रूर होगा ही, उसमें 1 किलो गैस भी होएगी तो वो पूरे आकार को घेर के रखेगी, उस सिलेंडर का पूरे आकार को घेर के रखेगी। लेकिन वो उसकी कैपेसिटी उससे ज़्यादा है, उसमें हम गैस और भी डाल सकते हैं, तो उसमें ज़्यादा भी गैस आ सकती है। लेकिन अगर हम कम भी होती है तो वो उसका पूरा आकार घेर के रखती है। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ों के बारे में जानते हैं पदार्थ की अवस्था को क्या बदला जा सकता है, अगर बदला जा सकता है तो कैसे और किस किस रूप में बदला जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा, पानी तीनों फॉर्म में मिलता है, ठोस में भी, ठोस बर्फ़ के रूप में, द्रव पानी के रूप में, और गैस जल वाष्प या भाप के रूप में, आपने ज़रूर देखा होगा। इनके पदार्थ की अवस्था को बदलने से पहले, वहाँ तक पहुँचने से पहले मैं आपको एक और महत्वपूर्ण चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो सभी पदार्थ, जितने भी पदार्थ हैं, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ये तो मैंने बताया ही था आपको, लेकिन उसमें एक चीज़ नहीं बताई थी मैंने आपको ऊपर, क्योंकि वो शायद आपको वहाँ पर ठीक से समझ में नहीं आती, इसीलिए उसका कारण बताने का यही है कि मैं आपको इस जगह पे बताऊँ और आपको समझा पाऊँ, और आप अच्छी से समझ भी जाएंगे यहाँ पर। तो जो सभी पदार्थ होते हैं जिन कणों से मिलकर बने होते हैं, तो उन कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। ठोस में कम होता है, द्रव में उससे थोड़ा ज़्यादा होता है, और गैस से कम, तथा गैस में सर्वाधिक रिक्त स्थान होता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये ठोस है, ये द्रव है, और ये गैस है। ठोस अवस्था में हम देखते हैं कि वहाँ पर जो भी कण हैं कितने पास पास हैं और उनके बीच में रिक्त स्थान कम है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि द्रव में थोड़ा ज़्यादा है, ठोस से ज़्यादा रिक्त स्थान है और गैस से थोड़ा कम। लेकिन वहीं हम देखते हैं गैस में इन दोनों की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा रिक्त स्थान है। यहाँ पर जो दिया हुआ है, आपको गैस दिखाई दे रही है, उनके कण भी दिखाई दे रहे होंगे, उनके बीच में ज़्यादा रिक्त स्थान है, जिससे वो ज़्यादा एरिया में गतिज ऊर्जा गति कर पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है, और बदल सकता है तो कैसे, किस चीज़ का उस पर प्रभाव पड़ता है, किस चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता, वह अपने स्वरूप को कैसे बदलता है। तो सर्वप्रथम पॉइंट है, तापमान का पदार्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब हम ठोस को गर्म करते हैं या उसके तापमान में वृद्धि करते हैं, तो उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण कणों में तेज़ी से कंपन होने लगता है। जैसे यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण
कण अधिक तेजी से कंपन कर लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। एक ऐसी अवस्था आती है जब ठोस पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यह उसका मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक कहलाता है। चलिए मैं आपको सरल भाषा में और बता देता हूँ कि जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है या उसके तापमान में वृद्धि करते हैं तो उसके अंदर के जो कण होते हैं उनकी जो अंदर गति हो रही होती है वो गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। और गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण जो उसके अंदर कण होते हैं वो तेज़ी से कंपन करने लगते हैं और उससे ज़्यादा गर्म करने पर वह कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र गति करना चाहते हैं। उन्हें ज़्यादा क्राइटेरिया चाहिए होता है, ज़्यादा एरिया चाहिए होता है गति करने के लिए। तो एक ऐसा तापमान होता है कि उस पर उन्हें बहुत ज़्यादा वो अपने स्वतंत्र गति से तरीके से गति करते हैं और वह ऐसी अवस्था आती है जब ठोस आपका द्रव में परिवर्तित हो जाता है। उसी तापमान को, उसी न्यूनतम तापमान को हम गलनांक कहते हैं या मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। यहीं पर हमें पता चलेगा, हमें एक नई डेफिनेशन मिलती है आपके गलनांक की। गलनांक वह न्यूनतम तापमान जिस पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह उसका गलनांक कहलाता है। ऐसा तापमान जिस पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाए वह तापमान उस ठोस का गलनांक कहलाता है। बर्फ़ का गलनांक कितना होता है आप जानते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर हमारे यहाँ का लाइक 22-23 डिग्री सेल्सियस पे भी पिघलने लगता है, या नॉर्मल टेम्परेचर जो रूम टेम्परेचर होता है उस पर भी गैस पिघलने बर्फ़ पिघलने लगती है। वैसे बर्फ़ का गलनांक आपका 273.15 केल्विन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपका दूसरा पॉइंट होता है ऊर्ध्वपातन, जो इसमें नहीं दिया हुआ है। कोई नहीं दिया तो कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं। एक चीज़ होती है कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ठोस होते हैं और वो वस्तुएं उन पदार्थों को, उन ठोसों को गर्म करते हैं जब हम, तो वह द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं, जैसे आपने एक पूजा करते हुए देखा होगा कपूर को हम जलाते हैं तो कपूर एक ठोस वस्तु है, लेकिन जब उसे हम उसके तापमान में वृद्धि करते हैं तो वह मेल्ट न होके सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है। और आपने देखा होगा आयोडीन, नमक तो सबने देखा ही है। तो नमक को भी अगर हम सीधा गर्म करते हैं तो उसका द्रव में परिवर्तित न होके वह सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो वही प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। चलिए ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं द्रव पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। आई थिंक इसमें द्रव का तापमान जो प्रभाव पड़ता है वो भी नहीं दिया हुआ है। घबराने की बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेनी, हम आपको सब समझाएंगे, सब पढ़ाएंगे, डोंट वरी। चलिए हम ऐसे ही बता देते हैं, आप नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं बोल दे रहा हूँ, एक बार नहीं 2 बार या 3 बार रिपीट कर दूँगा, और आप चाहें तो उसी को रिवाइज़ करके भी देख सकते हैं। तो ठीक है, आखिरकार अब द्रव पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। तो द्रव को गर्म करने पर या उसका तापमान बढ़ाने पर, जैसे ठोस के कण गतिज ऊर्जा में वृद्धि करते हैं वैसे ही द्रव के कण भी गतिज ऊर्जा में वृद्धि करते हैं। एक समय ऐसा आता है कि उस तापमान पर द्रव के कण अधिक स्वतंत्र गति करते हैं और उन्हें ज़्यादा एरिया चाहिए होता है। तो वहाँ पर
जो ठोस होता है वो मेल्ट हो जाता है, लेकिन पहले वो तो यहाँ ये द्रव तो पहले से ही द्रव है, ये मेल्ट नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या होगा, द्रव उबलने लग जाएगा। तो ऐसी अवस्था या ऐसा तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लग जाए वह उसका क्वथनांक कहलाता है, या फिर बॉइलिंग पॉइंट होता है, इंग्लिश में बोलें तो बॉइलिंग पॉइंट। तो हमें यहाँ पर एक और नई डेफिनेशन मिलती है, क्वथनांक। आखिरकार ये बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो ऐसा ताप जिस पर द्रव उबलने लगता है वह उसका बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक कहलाता है। अब जब बात चली है क्वथनांक की, कोई किसी चीज़ के उबलने की, तो एक और आपके मन में बात आ रहा होगा, आपके जहन में एक और प्रश्न उठ रहा होगा कि हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट भी तो होता है। जब कोई चीज़ उबल सकती है किसी टेम्परेचर पे, तो किसी टेम्परेचर पे जम भी तो सकती है। तो उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। अभी आगे चलते हैं और पता करते हैं हिमांक के बारे में। हिमांक क्या होता है? तो वह तापमान जिस पर कोई द्रव जम जाता है या फ्रीज़ हो जाता है, अर्थात ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसी तापमान को हम उस वस्तु का हिमांक कहते हैं या फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो इन दोनों की क्वथनांक और हिमांक की डेफिनेशन आप बनाना चाहें तो अपने आप भी बना सकते हैं, या फिर जैसे मैंने बोला है वही आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप खुद भी बनाकर लिख सकते हैं। ऐसा कठिन नहीं है, कोई चीज़ कठिन नहीं होती, बस आप अपने मन से पढ़िए, दिल लगाकर पढ़िए। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं, मेरी बातें आपके कान तक जा रही हैं, आप सुन भी रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग कहीं और खोया हुआ है, किसी और ख्याल में है, तो आपकी वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। आप पूरे तरीके से, प्योर तरीके से, शुद्ध तरीके से एक ही जगह पर रहिए। जो काम कर रहे हैं वही काम शिद्दत से कीजिए। बस अगर आप पढ़ रहे हैं तो केवल पढ़ रहे हैं, दिल से, दिमाग से, शरीर से, तीनों चीज़ें से। अगर आप खेल रहे हैं तो तीनों चीज़ों से, दिल से, दिमाग से और शरीर से, तीनों चीज़ आप एक ही काम पर फोकस कीजिए, देखो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वाष्पीकरण। ये वाष्पीकरण क्या होता है? चलिए वाष्पीकरण के भी बारे में भी जान लेते हैं। वाष्पीकरण भी द्रव अवस्था का ही होता है, ठोस अवस्था का कभी वाष्पीकरण नहीं होता। होता है लेकिन कुछ ठोस वस्तुओं का होता है, ऐसा नहीं कि सबका होता है। जो मैंने अभी आपको बताया कि कपूर और आयोडीन और एक दो ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो वाष्पीकृत होते हैं। उन्हें एक्चुअल में वाष्पीकृत नहीं कह सकते, क्योंकि वो ऊर्ध्वपातन होता है, वो सीधे परिवर्तित हो जाते हैं ठोस से गैस में। लेकिन यहाँ पर द्रव जब वाष्प में परिवर्तित हो जाता है उसी को वाष्पन कहते हैं। लेकिन वो कैसे होता है, चलिए उसके बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा सा। तो ये है आपका वाष्पीकरण। पदार्थ की अवस्था को बदले बिना, पदार्थ की अवस्था को बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना, दाब बदलना आवश्यक है? क्या आप दैनिक जीवन से आप कोई ऐसा उदाहरण दे सकते हैं कि कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है, जल को खुला छोड़ देने पर वह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है? चलिए मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ सरल भाषा में। आपको ऐसा एग्जाम्पल देता हूँ, पहले मैं इसकी डेफिनेशन आपको दे देता हूँ, फिर मैं आपको इसका एग्जाम्पल भी दूंगा। वाष्पन, किसी द्रव का कमरे के ताप पर धीरे धीरे वाष्प बनके आपके वायुमंडल में उड़ जाने की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। अब आप सोच रहे होंगे कमरे के ताप पर क्या होता है? जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, ऐसा नहीं कि हम किसी एसी रूम में बैठे हैं एसी चला के, या फिर पंखा चला के पंखे के नीचे बैठे हैं, नहीं। आपका जो खुला वायुमंडल है वही आपका कमरे का ताप है, रूम टेम्परेचर जिसे इंग्लिश में कहते हैं। तो ऐसे उसको ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई द्रव कमरे के ताप पर धीरे धीरे वाष्प बनके वायुमंडल में परिवर्तित हो जाए, वह उसकी वाष्पन कहलाता है। जैसे आप लीजिए एग्जाम्पल, गीले कपड़ों का सूख जाना। आपने गीले कपड़ों को सूखते हुए देखा होगा तार पर, वो कैसे सूख जाते हैं? ना तो हम उन्हें गरम करते हैं, हम उन्हें गरम भी नहीं करते, लेकिन वो सूख जाते हैं। क्यों सूख जाते हैं, कैसे सूख जाते हैं? वही होता है उनके अंदर जो द्रव के कण होते हैं वो धीरे धीरे वाष्प बन के
वायुमंडल में उड़ जाते हैं। तो कपड़े ऐसे सूखते हैं। और पक्षियों के लिए हम पानी रखते हैं गर्मियों के समय में, तो वह धीरे धीरे वाष्प बन के वो भी वाष्पन हो जाता है, उसका भी वाष्पन हो जाता है, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है वह पानी भी। तो यही क्रिया वाष्पन कहलाती है। इसमें भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है गीले कपड़े सूख जाते हैं। सॉरी, चलिए आगे चलते हैं। एक लास्ट पॉइंट और बचा है इसमें, वह है दाब का परिवर्तन का प्रभाव। आखिरकार किसी चीज़ पर या ठोस पर या द्रव पर या गैस पर हमारे दाब का परिवर्तन, जब दाब हम लगाते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। दाब परिवर्तन का प्रभाव। जैसे अभी मैंने बताया कि जब हम किसी ठोस या द्रव या गैस को जब गर्म करते हैं तो उनके कणों के बीच में गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। लेकिन जब हम किसी ठोस या द्रव पर या किसी गैस को संपीड़ित करते हैं या दबाव लगाते हैं, हम उसे कंप्रेस करते हैं, तो उसके कणों के बीच की दूरी में अंतर कम हो जाता है। जो उनके बीच में एरिया है वह उससे कम हो जाता है, जितना होता है उसमें उससे कम हो जाता है, उनके घट जाता है, कणों के बीच की दूरी कम हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई सिलेंडर, खाली सिलेंडर, उसकी क्षमता कितनी होती है, 14 किलो, 14.5 किलो। लेकिन अगर हम उसमें 1 किलो गैस भर दें तो वो उसका पूरा शेप ले लेता है। लेकिन बावजूद उसके हम उसमें उससे ज़्यादा गैस भर सकते हैं, क्योंकि उसका क्राइटेरिया, उसका जो क्षेत्रफल है या उसका जो आयतन है वह उससे ज़्यादा है, क्योंकि 14.5 किलो है। हम उसमें और ज़्यादा भरते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि 14.5 किलो से उसमें ज़्यादा नहीं भर सकते। यही दाब परिवर्तन कहलाता है। तो दोस्तों, यही थी आपका प्रथम चैप्टर था 9th क्लास का, हमारे आसपास के पदार्थ, जो इतना ही है, यहीं पर ख़त्म होता है। और इससे आगे कल हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जिसके बारे में पढ़ेंगे और जानकारी हासिल करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आपका फीडबैक ज़रूर जानना चाहूँगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।